हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स की, जो कि इससे प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक पॉइंट्स जैसे सिस्टम सराउंडिंग्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस हो चुका है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क की, और साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की, ठीक है, तो एनर्जी का एक्सचेंज जो होता है बच्चों, एनर्जी का एक्सचेंज दो फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज दो फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, इन दो फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, एज इन द फॉर्म ऑफ हीट और एज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो देखो बच्चों, एनर्जी का एक्सचेंज अगर सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हो रहा है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन अ सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, व्हेन द टू आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इज कॉमनली नोन एज हीट। कहने का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स, जैसे मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हॉट वाटर है। क्या है? हॉट वाटर अगर है, और इस हॉट वाटर का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से ज़्यादा है, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर इस ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रियल या इमेजिनरी लाइन होती है, जिसे हम बाउंड्री बोलते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, थर्मोडायनामिकल टर्म्स जो है वो आप जान चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक सिस्टम है, मान लो हॉट वाटर एक सिस्टम है, और इस हॉट वाटर का टेम्परेचर काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग्स। तो इस कंडीशन में जो हॉट वाटर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसका जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग होगा। ध्यान से समझो मेरी बात। हॉट वाटर क्या है? सिस्टम है, और बाहर क्या है? इसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसे हमने बोल दिया सराउंडिंग। और अगर हॉट वाटर का टेम्परेचर हाई है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो हीट एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र किधर से किधर होगा? फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, मतलब जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो किधर से किधर मूव करेगी? फ्रॉम हॉट वाटर टू सराउंडिंग। लेकिन अगर सराउंडिंग की, कभी कभी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि अगर सराउंडिंग का हीट ज़्यादा है, अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम, तब सराउंडिंग के जो एनर्जीज होंगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो किधर मूव करेंगी? फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, तो हीट का यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो एनर्जी का एक्सचेंज हमने जैसा कि आपको बताया इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है या इन द फॉर्म ऑफ वर्क हो सकता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम पे अगर आप वर्क कर रहे हो या सिस्टम के थ्रू वर्क हो रहा है, तो भी वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे हीट को जनरली ये बताया गया है कि हीट एनर्जी चाहे गेन हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो बाय द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, स्मॉल क्यू। अगर किसी सिस्टम के थ्रू एनर्जी गेन हो, अगर कोई भी सिस्टम देखो एनर्जी गेन कर रहा है या फिर कोई भी सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके साइन कन्वेंशन की, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर किसी भी सिस्टम के थ्रू हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान से मेरी बात समझो, अगर कोई भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्यू का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब, अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो वहाँ पे क्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
प्लस क्यू साइन होगा। इट मीन्स दैट क्यू इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम है, अगर उसे हम 50 किलो जूल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम को अगर 50 किलो जूल हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हीट सप्लाई किया जा रहा है टू द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम को, ठीक है। तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो वहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव 50 प्लस 50 किलो जूल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। अगर देखो बच्चों, अगर हीट जो है वो सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, या हीट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, तो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में उसका साइन क्या लेंगे, हम पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर सिस्टम हीट लॉस कर रहा है, अगर हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम हो रहा है, अगर हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम अगर हो रहा है, तो वहाँ पे Q क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना। अगर सिस्टम हीट को लूज कर रहा है, अगर कोई भी सिस्टम से हीट अगर बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट जो एनर्जी है वो कम हो रहा है। तो वहाँ पे Q की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, -Q लिखा जाता है। इस बात को ध्यान से समझ लो। दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर हीट, ठीक है। अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो साइन क्या होगा, प्लस Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर सिस्टम हीट लॉस करेगा तो वहाँ पे Q की वैल्यू निगेटिव होगी। देखो बच्चों, अगर इसके यूनिट की हम बात करें तो इसकी हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है, या फिर किलो जूल भी हम लेते हैं, ठीक है, या फिर इसका एक और यूनिट है कैलोरी, क्या है, कैलोरी है, ठीक है, या फिर किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये हीट की यूनिट है, ठीक है। एसआई यूनिट जनरली हीट का आप जानते हो जूल या किलो जूल होता है, जूल या किलो जूल, ये क्या है आपका एसआई यूनिट है हीट का, ठीक है। और एक आप और चीज़ जानते ही हो, ठीक है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 किलो जूल, ठीक है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 या फिर 4.18 किलो जूल होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द यूनिट। अब बात करते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क की। जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो वर्क क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है। F इज़ द फोर्स, F is the applied force and D is the displacement of the point of application, ठीक है। तो W इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हो। द टर्म वर्क इज यूजुअली रिफर्ड टू मैकेनिकल वर्क, वर्क को जनरली रिफर किया जाता है मैकेनिकल वर्क, मतलब उस पर कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब कि वर्क एक तरीके का क्या होता है, मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल होता है। और देखो बच्चों, वर्क मैकेनिकल होता है, लेकिन हीट क्या होता है, नॉन मैकेनिकल होता है, क्या होता है, नॉन मैकेनिकल होता है, ठीक है। एंड विच इज सेड टू हैव बीन डन इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो वर्क को जनरली जैसा कि हमने बताया उसको, ठीक है, इससे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने आपको बताया था कि एनर्जी का एक्सचेंज जो होगा वो दो फॉर्म में हो सकता है। एनर्जी का एक्सचेंज कितने फॉर्म में हो सकता है, दो फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। एक तो वर्क के फॉर्म में और एक हीट के फॉर्म में। वर्क क्या होता है, मैकेनिकल होता है, और हीट क्या होता है आपका, नॉन मैकेनिकल होता है, ठीक है। तो वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क एक तरीके से इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो वर्क क्या होता है, दिस इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दिस इज द मैकेनिकल वे, यह क्या है, वर्क क्या है, एक मैकेनिकल वे है, ठीक है, किसका, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का ये क्या है, वर्क क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का क्या है, एक मैकेनिकल वे है, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, W इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट। या अगर इलेक्ट्रिकल वर्क आपने पढ़ा होगा तो Q इंटू V लिखा जाता है, ग्रेविटेशनल वर्क mgh लिखा जाता है, स्प्रिंग वर्क ½ kx² लिखा जाता है,
और मैकेनिकल वर्क जो हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो W इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V माइनस पी एक्सटर्नल क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, डेल्टा V क्या है, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर, कोई भी गैस मालिक्यूल है, ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क की, ये किस फेज में बात कर रहे हैं, गैसियस फेज में। ठीक है, किसी भी गैस के मालिक्यूल्स पे जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम किया जाए तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। मतलब किसी भी गैस का वॉल्यूम या तो कंप्रेस होके कम हो जाए या तो फिर एक्सपैंड करे तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा V की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो। ठीक है, और डेल्टा V की वैल्यू अगर चेंज इन वॉल्यूम अगर कम होगा तो वहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। अगर हम वर्क के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पे भी हमने जैसा कि बताया था कि हीट और वर्क ये दो ऐसे मेजर चीज़ें हैं जिनसे एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। कहने का मतलब एनर्जी का एक्सचेंज, ठीक है, इन दो प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, हीट और वर्क, इन द फॉर्म ऑफ हीट या तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो W वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, W पॉजिटिव होता है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, वहाँ पे W क्या हो जाता है, आपका निगेटिव हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तब तो वहाँ पे W निगेटिव होगा। लेकिन अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसी सिस्टम पे अगर वर्क हो रहा है तो वहाँ पे W पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर सिस्टम ही खुद वर्क करने लगे तो वहाँ पे W क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और अगर हम वर्क के यूनिट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो वर्क को हम यूजुअली मेजर करते हैं अर्ग में। ठीक है, आर्क्स में मेजर किया जाता है, ऐसे जूल या फिर किलो जूल में मेजर किया जाता है। वैसे इसका SI यूनिट जो होता है जूल होता है। क्या होता है, SI यूनिट जूल होता है। ठीक है, कभी कभी इसको हम किलो जूल में भी मेजर करते हैं। ठीक है, किलो जूल्स। तो ये है आपका यूनिट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड है, अब आपको पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि बहुत बड़ा लॉ है। थर्मोडायनामिक्स का सबसे पहला लॉ है जो कि किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, कहने का मतलब कि इस यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो सभी क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है। ठीक है, बस केवल क्या हो रही हैं, सारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। आपने बहुत पहले भी ये पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या बताते हैं, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज है, वो सारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज होती है, वो कभी भी क्रिएट नहीं होती और ना ही वो कभी डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसके हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो देखो बच्चों, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आइसोलेटेड सिस्टम में चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, डेल्टा T जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। द प्रोसेस अकरिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज टर्म्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस।
सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ना तो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मतलब जहाँ पे हीट एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। देखो जब हीट एनर्जी, ठीक है, कोई भी हीट एनर्जी अगर सिस्टम और सराउंडिंग्स में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, क्यू क्या है वहाँ पे कांस्टेंट, अगर है डेल्टा क्यू अगर कांस्टेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, हीट एनर्जी जो होती है, ठीक है, ठीक है, हीट एनर्जी और साथ में जो मैटर होता है, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो वहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, आल्दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, आल्दो इट, ये चेंज हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चेंज हो सकता है, लेकिन किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अगर देखा जाए एक तरीके से तो इस यूनिवर्स में जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज हैं, जब वो सारी एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बल्कि क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थर्ड स्टेटमेंट हमने आपको बताया फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करेंगे, थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फार्मूलेशन क्या है, लेकिन मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानने से पहले आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में जानना होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, हैव अ गुड डे।